आज यूपी और ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ा दिन है और ये है हमारी 5 की बात का फोकस। आज जेवर एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरा है। इंडिगो के इस विमान की परीक्षण उड़ान बिल्कुल कामयाब रही है। विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा। जेवर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले विमान आसमान में ही 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान के पायलट और एटीसी के बीच बारीकी से ध्यान रखा गया। सभी तरह की सुरक्षा जांच के बाद हरी झंडी मिलने पर विमान रनवे पर उतरा है। ये एयरपोर्ट यूपी और देश के विकास का नया जेवर साबित हो सकता है। बता रहे हैं इसके बारे में। जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर पर बनेगा। आज इस पर पहला विमान उतरा है। इंडिगो के विमान की परीक्षण लैंडिंग हुई है आज, यानी कि एक ट्रायल था, तो पहला विमान आज उतरा है। अप्रैल 2025 से यहां पर कारोबारी उड़ानें शुरू होंगी। अप्रैल में ही एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा होगा। कुल 4 चरणों में ये एयरपोर्ट तैयार होगा। सालाना 6 करोड़ मुसाफिरों की क्षमता है और 10 लाख टन कार्गो की क्षमता होगी। 186 एयरपोर्ट स्टैंड होंगे। एक साथ पार्क हो सकेंगे 178 विमान। जेवर और विकास की नई तस्वीर है ये। यूपी में विकास का अहम केंद्र बनेगा जेवर एयरपोर्ट। 5 साल में 40% दाम बढ़ गए हैं यहाँ पर आसपास की ज़मीन के, और अगले 5 साल में दाम दोगुने होने की उम्मीद है। 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से 7,000 रुपये प्रति वर्ग फुट ज़मीन के दाम हो गए हैं। 2030 तक हो जाएंगे। 10,000 रुपये वर्ग फुट से ऊपर जा सकते हैं 2030 तक। जेवर एयरपोर्ट के आसपास कई अहम आर्थिक पहल हो रही हैं। इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने की योजना भी है। मेट्रो सेवा का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है। दिल्ली, नोएडा और आगरा से तेज़ कनेक्टिविटी की योजना है। 72 किलोमीटर की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की योजना है। दिल्ली एयरपोर्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधी मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो बोझ है वो इसकी वजह से घटेगा। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी पल्लव। एक बड़ा अहम दिन रहा जब ये ट्रायल हुआ है आज, और ये ट्रायल लैंडिंग हुई है यहाँ पर विमान की। इस दौरान कामयाबी से ये लैंडिंग हुई है। आप वहाँ पर मौजूद हैं और इसको लेकर कितना उत्साह है, इस इलाके के लिए ये कितनी बड़ी खबर है। ये जो ट्रायल लैंडिंग हुई वो कामयाब रही, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप विस्तार से हमें जानकारी दें। देखिए नगमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश के लोगों को और ख़ासकर जो नोएडा के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जिस तारीख का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, जिस पल का इंतज़ार किया जा रहा था, आज वो पल पूरा हुआ जब इंडिगो का कॉमर्शियल विमान जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब दोपहर को करीब 1:45 बजे वो उसने लैंड किया। उसके बाद का जो नज़ारा था वो अद्भुत था। जो वहाँ के लोग थे मौजूद थे, जो खासकर जो उस एयरपोर्ट पर लोग लगातार कर्मचारी काम कर रहे थे, उनका जो उत्साह था वो 7वें आसमान पर था, वो देखने लायक था। उसके बाद जैसे ही विमान की वहाँ पे लैंडिंग होती है, उसके बाद विमान को जो है अब वाटर कैनन से जो है अब क्या कहते हैं सलामी दी जाती है। उसके बाद जो है एक अलग तरह की जो है वहाँ पे तस्वीर देखने को मिली। इस मौके पर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, पल्लव आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय ब्रजेश सिंह, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, नोएडा के प्रभारी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। धन्यवाद आपका ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी कामयाबी है आज उत्तर प्रदेश के लिए कि ये एक आज जो ट्रायल लैंडिंग थी विमान की वो हुई है, और आगे का जो कार्यक्रम है, आगे का जो प्लान है, जल्द ही हम देखेंगे कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो कमर्शियल उड़ानों के लिए भी तैयार है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम
दिन है आज का दिन। जिस क्षण का इंतजार था, जेवर वासियों को ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे एनसीआर को, आज उस एयरपोर्ट पे जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज उस ऊंचाई में ये एक नया मील का पत्थर जेवर एयरपोर्ट में पहले ट्रायल लैंडिंग के नाते लिखा गया है। जब एक एयरपोर्ट का विकास होता है तो मात्र केवल वहां पर कुछ प्लेन्स ही नहीं उतरते हैं, उस क्षेत्र के का चहुमुखी विकास होता है। वहां पर विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। वहां के जो रहने वाले निवासी हैं, उन सब का जो जीवन है, उसका जीवन स्तर बढ़ाने में एक विभिन्न प्रकार के आयाम उसमें नए स्थापित होते हैं। मेरा ये मानना है कि 2014 से पहले जिस भारत की कल्पना किसी ने नहीं की थी, वो कल्पना साकार हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन। जी, जैसे आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश के लिए, खास करके नोएडा में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी बहुत आसानी भी इससे हो जाएगी और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो भार था वो भी घटेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आप, इसके आसपास के इलाके के भी जो विकास की आपने बात की है, तो उसका क्या यहाँ पर प्लान है? बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट है वो 1334 हेक्टेयर पर बन रहा है, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन, इसके आसपास जो सुविधाएं हैं कनेक्टिविटी की, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, और जब हम जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, आगरा दिल्ली था पहले, अब वो लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे है, ये उसके निकट है। उस एयरपोर्ट के आसपास की जितनी रोड कनेक्टिविटी है, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी 4 लेन कनेक्टिविटी हम पहले से दे रहे हैं। लेकिन उस एयरपोर्ट के आसपास की भी जितनी कनेक्टिविटी है, जो ग्रामीण क्षेत्र से भी हमने जमीनें ली थी, उन सबको भी हम एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक इस एयरपोर्ट के आने से पूरे, आज जब आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, जो 17 से पहले प्रदेश के अंदर नहीं था, 17 के बाद उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास की नई यात्रा का सोपान लिखना प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है, और आज जब हमने जेवर एयरपोर्ट पे ट्रायल लैंडिंग कर ली है, तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी हमारा ही प्रदेश है। मुझे ये कहने पर भी आज गर्व। मेट्रो सेवा का यहाँ पर बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, और इसके अलावा जो रोड्स की कनेक्टिविटी के बारे में आपने बात बताई, मेट्रो भी इसके आसपास में वो किस चरण में है अभी? एयरपोर्ट तो 4 चरणों में बन रहा है, जो इसके आसपास के डेवलपमेंट है। देखिए, अभी ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का एक्सपेंशन हो चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार हमने विभिन्न जो हमारे आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, गाजियाबाद है, इन सब शहरों में, और रैपिड रेल जो मेरठ तक हम लेके गए हैं, इन सब में भी हमने मेट्रो सेवाओं को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया है। मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द हम जेवर एयरपोर्ट को भी मेट्रो की कनेक्टिविटी से, चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट वो भी होगा, चरणबद्ध हम उसको लेंगे, फेज वाइज लेंगे, लेकिन हम उसको कनेक्टिविटी देंगे। तो इस जेवर एयरपोर्ट पे फिलहाल जो कनेक्टिविटी है, अगर ये इसमें कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाती हैं 2025 में, जैसा कहा जा रहा है कि कारोबारी उड़ानें शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए इस वक्त तक कनेक्टिविटी किस तरह की तैयार हो पाएगी 2025 तक? नहीं, 2025 तक अगर आप आज भी देखें तो जेवर की कनेक्टिविटी में आज भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 2000 वो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट ही जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, और उस कनेक्टिविटी के कारण आज भी दिल्ली से वहां जाने में कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां के एयरपोर्ट इतनी दूरी पर रहते हैं कि वहां पर चूंकि कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए वो डिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हम भी जेवर की कनेक्टिविटी को इतने ही अच्छे रोड्स हमने दिए हैं, और जितना अच्छा होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरे मनोयोग से उसमें काम करने का काम किया है, और हम अपने इस एयरपोर्ट को जितना भव्यता और दिव्यता हम देंगे, हमारे प्रदेश के अंदर उतना ही और इन्वेस्टमेंट भी आएगा, हमारे प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आएंगे, हमारे प्रदेश का अंदर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। और मेरा ये मानना है, जब आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और एक कमर्शियल एयरपोर्ट वहां से चालू हो जाएगा, मेरे प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी। आप ब्रजेश जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, आपने इसके आसपास के विकास की बात की, और ये सब जान रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो केंद्र बनेगा विकास का। तो ये जो एक अहम केंद्र बनने की उम्मीद है जेवर एयरपोर्ट को विकास की, तो इसके आसपास जो है वो किस तरह की प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की?
देखिए, उसके आसपास से ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है डिफेंस का। अलीगढ़ वहां से निकट है, बुलंदशहर वहां से निकट है, हमारा ग्रेटर नोएडा का बिल्कुल वहां पर बहुत नजदीक में वो है। ग्रेटर नोएडा हमारा पहले से एक इंडस्ट्रियल हब है। जब वो एयरपोर्ट आने के बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है उसका एक्सपेंशन होगा, हमारी नजदीक में वहां से इंडस्ट्रीज आएंगी। और मैं पहले कह चुका हूं, कहीं पर भी एक बड़ा, एक ये तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। जब ये इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो उसके सराउंडिंग के 100 किलोमीटर रेडियस में इसका पूरा एक इम्पैक्ट आएगा। और जब 100 किलोमीटर के रेडियस में इसका इम्पैक्ट आएगा, निश्चित रूप से वहां रहने वाले लोगों के एक नया रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उन लोगों का जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग अपने उस टारगेट को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अचीव करेंगे। जी, चलिए, धन्यवाद आपका। विकास की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े रहे, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। धन्यवाद। और पल्लव के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी। पल्लव एक विकास की नई तस्वीर पेश कर रहा है। मंत्री जी बता रहे थे किस तरह से वहाँ पे कनेक्टिविटी अभी है, मेट्रो लाइन का विकास जो है वो हो रहा है और उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बहुत विकसित होंगे। आसपास की ज़मीनों के दाम अभी से बहुत बढ़ने लग गए हैं पल्लव, और उम्मीद है कि ये कुछ दिनों में और ज़्यादा बढ़ेंगे कि यहाँ पर जो किसान आसपास थे उनकी भी ज़मीनें ली गई हैं, मुआवजा दिया गया है इसका किसानों को। तो ये जो पूरी प्लानिंग है और आज का जो ये इवेंट था, इसके बारे में और आप जानकारी दें हमें। देखिए नगमा, अब आज का जो इवेंट था वो कई मायनों में खास था, क्योंकि देखिए जब ये जो एयरपोर्ट जो जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया है जहाँ पर सबसे अधिक जो है एयरपोर्ट है, जिसमें काफ़ी करीब 5 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और करीब कुल मिलाकर देखें तो करीब 17 एयरपोर्ट हो गए हैं। इसके अलावा कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जो भी ऑपरेशन नहीं है, जिसका चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि इस एयरपोर्ट के बनने से न सिर्फ नोएडा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, पश्चिमी यूपी के अलावा जो आसपास के तमाम जिले के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। अब हम जब वहाँ मौजूद थे तो वहाँ हमारे लोगों से बातचीत हुई थी, तो वहाँ पे जो सांसद थे महेश शर्मा बता रहे थे कि करीब 1 लाख जो है यहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो रोजगार है, अब उसका जो है यहाँ पे सृजन होगा और करीब तमाम यहाँ फैक्ट्रीज आएंगी। एयरपोर्ट खुलने से तमाम होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, तो तमाम जो रोजगार के साधन हैं वो उससे अब जो है उसका लाभ होगा। इसके अलावा जो आसपास की जो ज़मीनें हैं एयरपोर्ट के बनने से उसके दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे और तमाम जो यहाँ विकास के पैरामीटर हैं, मेट्रोज आएंगी, अब बगल से एक्सप्रेसवे जा रहा है, उसके अलावा जो यहाँ पे निर्माण कार्य होंगे, तो कुल मिलाकर ये कॉमर्शियल हब के अलावा इकोनॉमिकल हब के तौर पर ये जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पूरा एरिया है वो डेवलप होगा। और ये जो प्रधानमंत्री जिसकी बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो उस सपने को साकार करेगा। क्योंकि लगातार जो चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जिस विकास की बात करती है उसकी एक तस्वीर हमको आज देखने को मिली है कि जिस प्रकार से 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और आज हम 2024 के दिसंबर में खड़े हैं, तो जिस रफ्तार से इसके पहले फेज का काम किया गया है और बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल 2025 से जो है वो फ्लाइट्स का ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा और उसके करीब 3 महीने पहले यानी फरवरी से जो है यात्री जो है टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो एक जो तेज रफ्तार से विकास की जो गाथा सरकार लिखना चाहती है, केंद्र राज्य सरकार, उसकी तस्वीर देखने को मिली और उसी की दिशा में ये एयरपोर्ट का जो आज कॉमर्शियल विमान की लैंडिंग हुई है वो हमको देखने को मिली है। नगमा जी, धन्यवाद आपका पल्लव। तो एक उत्साह है इसे लेकर। जेवर एयरपोर्ट पर आज ट्रायल प्लेन जो है वो लैंड की है इंडिगो की, लेकिन जल्दी ही इसमें अब कारोबारी उड़ानें शुरू होंगी। 2025 के अप्रैल में कारोबारी उड़ानों के शुरू होने की उम्मीद है और उसके बाद इसके आसपास में विकास भी और तेज़ी से होगा। इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं एक 5 की बात में। आगे सोनिया गांधी का क्या है जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन, इस ब्रेक के बाद। भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी जिस संगठन FDL AP फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक की सह अध्यक्ष हैं, उसके रिश्ते
जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। इस बीच आज इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला। किरण रिजिजू ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं राजनीति से इतर उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच सांठगांठ की जो बातें उजागर हुई हैं वो गंभीर मामले हैं। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। आज विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस तरह का रवैया सत्ता पक्ष का था लोकसभा और राज्यसभा में, आप खुद नहीं चाहते कि सदन चले। देखिए, ये कांग्रेस और विपक्ष बेवजह शोरगुल करके संसद को चलने नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये जॉर्ज सोरोस को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगाए आज किरण रिजिजू ने, आप कैसे देखते हैं, क्या आधार है इसका? जॉर्ज सोरोस को जो उसके ऊपर आरोप लगा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, ये 200% सच है। क्योंकि ना सोरोस जो है वो भारत एंटी भारत है और राहुल गांधी भी उसकी भाषा यहाँ बोलते हैं और वो इनकी भाषा बोलता है। ये जो यहाँ बोलते हैं उसको देश के बाहर प्रचारित करता, जो वहाँ बोलता उसको ये प्रचारित करते। दोनों माँ बेटा मिलकर के भारत को तोड़ना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। पिछले हफ्ते कह रहे थे ट्रायंगल बना हुआ है, सोरोस ये वो फलाना ढिकना। जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को ये कोट करते हैं और ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उस मीडिया पार्ट ने खड़े होकर कह दिया कि ये बातें बेबुनियाद हैं, कोई षड्यंत्र नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी खुलकर कह दिया कि ये भारत अमेरिका संबंधों पर आंच डाल सकता है, इस तरह की बेबुनियाद बातें। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो गई है। विपक्ष 67B के तहत ये प्रस्ताव ला रहा है। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपातपूर्ण रवैया रखने का आरोप लगाया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने। मैंने
अपने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाज़त दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। तो हिमांशु शेखर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर। हिमांशु, विपक्ष की पूरी तैयारी है जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। विपक्ष के आरोप क्या हैं इस पर और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि जी निश्चित तौर पर देखिए, इस पर विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्रवाई को चलाया है शीतकालीन सत्र के दौरान, उसको लेकर उनकी कई चिंताएं हैं, उनके कई आरोप हैं। उनका ये कहना, और जिसका एक जिक्र इशारा दिग्विजय सिंह भी कर रहे थे, कि उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। उन्होंने आज का उदाहरण दिया और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि आज कई जो सत्ताधारी दल के नेता थे, सांसद थे, उनको सदन में बोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। और ये एक ट्रेंड रहा है शीतकालीन सत्र का, और इसको देखते हुए ही अपनी नाराजगी को दर्शाने के लिए अब ये तैयारी चल रही है अविश्वास प्रस्ताव की। मैंने तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पर ये एक विकल्प है हमारे सामने, लेकिन बेहतर होगा कि कांग्रेस इस दिशा में आगे पहल करे। अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जो दूसरे गैर बीजेपी, गैर एनडीए दल है, उनके नेताओं को संपर्क किया है, उनसे बात की है, उनका समर्थन लेने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर कांग्रेस पार्टी मूव करती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे नहीं लगता कि रिसेंट पिछले कुछ साल में इस तरह की कोई पहल विपक्ष की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यही है कि कितने दल कांग्रेस के साथ होंगे, अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अलग अलग विपक्षी दलों के सांसदों से जो मैंने बात की है, वो नाराज़ हैं जिस तरह से बार बार उन्हें अपनी बात कहने का राज्यसभा में मौका नहीं दिया जा रहा है। इसकी जो औपचारिकताएं हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस पर तभी आगे बढ़ेगी जब कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त होगी कि राज्यसभा के चेयरमैन जो सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो वो गंभीरता से इसे आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। अभी फिलहाल फौरी तौर पर यह कहा गया है कि ये एक विकल्प है जिस पर कई महत्वपूर्ण विपक्षी दल एकजुट होकर बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। जी धन्यवाद आपका हिमांशु। विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं और एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ। और एक बार फिर से लौटते हैं एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट की खबर पे। आज उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा के लिए क्योंकि बड़ा दिन रहा है, ख़ास करके यूपी और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए, जेवर एयरपोर्ट पर पहला ट्रायल विमान उतरा है। इंडिगो का ये विमान परीक्षण उड़ान भरने में कामयाब रहा है। ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा और 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन लैंडिंग से पहले आसमान में 1.5 से 2 घंटे तक इसने चक्कर लगाया। जेवर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले विमान के पायलट और एटीसी के बीच बारीकी से सभी बातों का ध्यान रखा गया, संबंध साधे रखा गया। सभी तरह की सुरक्षा जांच के बाद हरी झंडी मिलने पर विमान को रनवे पर उतारा गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान इस पर बात करने के लिए, जो सीईओ रहे हैं YEIDA यानी यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रही है अरुणवीर सिंह। अरुणवीर सिंह जी, धन्यवाद आपका समय के लिए। इस तमाम निर्माण कार्य में आपकी प्रमुख भूमिका रही है और अब ये जेवर एयरपोर्ट जो है वो विकास का केंद्र बनने की तैयारी में है, तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया रही है और 2025 में यहाँ से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी अब। जी बिल्कुल। ये 2021 में 29 सितंबर को हम लोगों ने कंसेशन एग्रीमेंट किया था, जो हमारे 100% FDI में एविएशन सेक्टर में ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG को
ये एयरपोर्ट बनाने का काम दिया गया था और इनको 3 साल में ये एयरपोर्ट बनाना था। इन्होंने 3 साल 2 महीने 11 दिन में इस काम को पूरा कर दिया, जबकि बीच में कोविड का भी काल था। उस कालखंड के बाद भी 15 जून 2022 से काम एक्चुअल शुरू हुआ और रिकॉर्ड समय में भारत के जो नागरिक विमानन इतिहास में इतने कम समय में कोई एयरपोर्ट समयबद्ध रूप से पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स, विशेषकर किसान जिनकी ज़मीनें गई, जिन्होंने जो है खुद ही आगे बढ़ कर के डेवलपमेंट का हिस्सा बने, सारे लोग जो इस प्रक्रिया से जुड़े रहे, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और इससे जीडीपी में जो ग्रोथ होगी तो होगी ही, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी इकानमी पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के। तो आज बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा में, उनके निर्देशन में। और ये एयरपोर्ट ये 2021 में 29 सितंबर से कंसेशन एग्रीमेंट के बाद रिकॉर्ड समय में आज इसकी वैलिडेशन फ़्लाइट हो गई है। वैलिडेशन फ़्लाइट में सारी चीज़ जैसा आपने बताया बारीकियों से जांच की जाती है, जो है इसका वेट देखा जाता है, जो लैंडिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सबकी जांच की जाती है। अब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। यहाँ 3900 मीटर लंबा रनवे है जो लगभग 4 किलोमीटर है। इसमें किसी प्रकार का कोड एफ विमान भी उतर सकते हैं और एयरबस 380 भी उतर सकता है, 7879 भी उतर सकता है और बड़े जहाज़ जो बन रहे हैं वो भी उतर सकते हैं। तो पूरी तरह से ये एयरपोर्ट अब तैयार है और यहाँ पर रूफ टॉप पे जो है वो टर्मिनल बिल्डिंग का काम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जी। ये पहले चरण में ये केवल इसमें 2 रनवे बन रहे हैं और 2 टर्मिनल बिल्डिंग, फिर 2 रनवे हैं और फिर उसके बाद 2 रनवे, कुल 6 रनवे। जब ये पूरा होगा तो 6 रनवे का एयरपोर्ट होगा, जिसमें एक डेडिकेटेड एमआरओ का भी रनवे होगा। और ये 4 चरणों में पूरा होगा। और इसमें जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो 2025 अप्रैल से शुरू होने की बात है, तो जो बाकी पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं उनकी कब शुरुआत हो पाएगी? जी, पैसेंजर फ़्लाइट के लिए अभी आज जो वैलिडेशन फ़्लाइट यही होती है कि हर तरह से वैलिडेशन दे दिया गया। इस फ़्लाइट में जो अधिकारी होते हैं इस प्रक्रिया से जुड़े हुए, डीजीसीए के, मोका के, एआई के सारे लोग आते हैं, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ आती हैं, वो सब पहले सिमुलेशन अप्रूवल देते हैं, सिमुलेशन फ़्लाइट्स का, फिर एक्चुअल फ़्लाइट को देख करके अप्रूवल देते हैं। आज की फ़्लाइट के बाद अब इस फ़्लाइट का डाटा और जो सारी प्रक्रिया हुई ये सबमिट की जाएगी और एरोड्रोम लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया जाएगा अगले 4 से 5 दिनों के अंदर। फिर ये लाइसेंस आ जाएगा और मार्च के अंतिम सप्ताह में 17 अप्रैल वैसे हम लोगों ने फ़्लाइट शेड्यूलिंग की है कि 17 अप्रैल तक कभी भी 23 मार्च से 24 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक के बीच में कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। शुरुआती दौर में 30 फ़्लाइट शेड्यूल की गई है, 25 जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी, 3 इंटरनेशनल होंगी और 2 कार्गो फ़्लाइट्स होंगी और धीरे धीरे संख्या और बढ़ी जाएगी। शुरू में 10 एरो ब्रिज अभी बनाए गए हैं और 1 रनवे और 1 टर्मिनल बिल्डिंग का काम किया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो जनवरी में तैयार हो जाएगा, 15 जनवरी तक, और जो टर्मिनल बिल्डिंग हो तैयार है, केवल उस पर अब रूफ टॉप का काम चल रहा है जो 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। आपकी इसमें केंद्रीय भूमिका रही है, आपको तो एयरपोर्ट मैन कहा जाता है, आपको इस समय बड़ी संतुष्टि हो रही होगी, आपके इस समय क्या भाव हैं? नहीं तो हम लोग तो सरकारी सेवक हैं और जो काम सौंपा जाता है एग्जीक्यूटिव वो काम पूरा करते हैं और सारा श्रेय जो है जनप्रतिनिधियों को, किसानों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार की पॉलिसीज़ को जाता है। लेकिन एक मदरहुड जैसी फीलिंग ज़रूर है, जैसे जब आप किसी प्रक्रिया से, प्रसव प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि जब वो चीज़ आती है तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आपको कोई शब्द नहीं सूझता है और शब्दों का अकाल पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति मैं भी महसूस कर रहा हूँ। जी, बहुत मुबारक हो आपको भी, बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। धन्यवाद। अरुणवीर सिंह जी, CEO YEIDA के बता रहे थे कि जो केंद्र में रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के, जेवर एयरपोर्ट अब तैयार है और कमर्शियल फ़्लाइट्स वहाँ पर जल्द ही शुरू हो रही हैं अप्रैल 2025 से। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे।